तो स्टूडेंट, अगर आप भी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन या तैयारी, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या स्टेट लेवल की, या फिर आप एक स्कूलिंग स्टूडेंट हो, आपकी स्कूलिंग चल रही है, या फिर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट सिंधु घाटी को कवर किया है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब यहीं से आते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके सारे डाउट, आपके सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो से कवर होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस और गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। तो स्टार्ट करते हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत 3300 ईसा पूर्व यानी कि 3300 ईसा पूर्व में हुई थी। 1827 की बात है कि ब्रिटिश फौज में एक सैनिक हुआ करता था, नाम था जेम्स लुइस उर्फ चार्ल्स मैसन। मैसन को पुराने सिक्के इकट्ठा करने का शौक था, इसीलिए उसने फौज की नौकरी छोड़ दी और पंजाब के इलाके में विचरण करने लगा। पंजाब के इलाके में कई जगह खुदाई में उसे पुरातत्व सिक्के मिले। इसी सिलसिले में 1829 के आसपास वो मेटागमरी पहुंचा। आज के हिसाब से पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब का साहिवाल ज़िला। तो साहिवाल ज़िला है ये आज के हिस्से में। आज ये पंजाब में ये हिस्सा पड़ता है और साहिवाल इसका नाम है। तो मोंटगोमरी के करीब 25 किलोमीटर दूर हड़प्पा में मेसन को एक पुरातत्व यानी कि पुरातन शहर के अवशेष दिखाई दिए। किसको दिखाई दिए? मेसन को। मेसन कौन? जो कि एक ब्रिटिश सैनिक हुआ करता था पहले। अवशेष दिखाई दिए। ये शहर किसने बनाया या कितना पुराना था, इसका इल्म स्थानीय लोगों को भी नहीं था, यानी कि स्थानीय लोग भी उसके बारे में नहीं जानते थे। मेसन ने इस शहर का ब्यूरो अपनी डायरी में दर्ज किया और इंग्लैंड लौट गया। वहाँ पहुंचकर उसने एक किताब लिखी। इस किताब में उसने बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान और पंजाब के इलाकों में अपनी यात्रा का ब्यौरा लिखा। इसमें हड़प्पा में मिले उस पुरातन शहर का भी जिक्र था जो उस ब्रिटिश सैनिक को मिले थे, जो कि पूर्व ब्रिटिश सैनिक था मेसन। लगभग इसी दौर में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के नए नए राज निकल रहे थे। फ्रांस ने मिस्र पर कब्जा कर लिया था और वो यहाँ खुदाई कर मिस्र की सभ्यताओं का पता लगा रहे थे। ये खबर पूरे यूरोप में फैल रही थी और इसके चलते ब्रिटिश अफसरों पर आर्कियोलॉजी का चस्का चढ़ रहा था, यानी कि इसके बारे में जानने का जो चस्का था उनके चढ़ रहा था और वो बेसब्र थे इसके बारे में जानने के लिए। अब बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के बारे में कि कैसे इसकी खुदाई हुई और कैसे पता चला। तो 1861 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथ में लिया और इसी साल स्थापना हुई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI की। इसका पहला डायरेक्टर बनाया गया अलेक्जेंडर कनिंघम को। कनिंघम ब्रिटिश फौज में एक अफसर थे और इन्हें शुरुआत से ही आर्कियोलॉजी का शौक था। याद रखिएगा किन्हें? अलेक्जेंडर कनिंघम को पहला डायरेक्टर बनाया गया और इन्हें शुरुआत से ही आर्कियोलॉजी का शौक था। और 1861 में किसकी स्थापना हुई? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI की स्थापना कब हुई? 1861 में। आगे देखते हैं। तो ये आप उनकी तस्वीरें भी देख सकते हैं, अलेक्जेंडर सिंघम, जॉन मार्शल, और ये जॉन मार्शल और अलेक्जेंडर की तस्वीर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं विकिपीडिया के अनुसार। तो मेसन की किताब पढ़कर कनिंघम ने हड़प्पा का
दौरा किया। कनिंगरम भारत में बुद्ध स्तूपों की खोज में लगे थे, इसीलिए शुरुआत में उन्हें लगा कि ये कोई खोया हुआ बौद्ध शहर है। यहाँ उन्हें कुछ सेल्स भी मिली। इन्होंने थ्योरी दी कि ये सील भारत के बाहर से लाई गई थी और हड़प्पा में मिली अवशेष 1000 साल पुराने हैं। यानी कि इन्होंने बताया कि ये लगभग 1000 साल पुराने हैं। इनको अभी हड़प्पा के बारे में कुछ पता नहीं था। बात करें 1904 की, तो 1904 में एएसआई के डायरेक्टर बने जॉन मार्शल, जिनकी मैंने आपको अभी तस्वीर भी दिखाई। जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा की खुदाई का काम सौंपा। दयाराम साहनी, जिनका नाम आता है हड़प्पा की खोज में, तो दयाराम साहनी को काम सौंपा। लगभग इसी समय पर सिंध प्रांत में एक और साइट के पास कुछ अवशेष मिले। ये मोहनजोदड़ो था। क्या था? मोहनजोदड़ो। जॉन मार्शल ने डी.आर. भंडाकर और डी.आर. बनर्जी को इस साइट के इंस्पेक्शन का काम सौंपा कि तुम इस साइट में देख के आओ, चेक करके आओ कि क्या चल रहा है। 1923 में बनर्जी ने मार्शल को बताया कि ये अति पुरातन काल का शहर हो सकता है, यानी कि ये बहुत पुराना शहर हो सकता है। बनर्जी ने ये तो नोट किया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कई समानताएं थी। दयाराम साहनी और बनर्जी के नोट्स मिलाए गए, यानी कि दयाराम साहनी को हड़प्पा का काम सौंपा गया था और मोहनजोदड़ो का काम जो है कि बनर्जी को सौंपा गया था। तो दोनों की जब रिपोर्ट मिलाई गई तो आगे देखते हैं। अंत में 1924 में जॉन मार्शल ने लंदन की एक मैगजीन के माध्यम से घोषणा की उन्होंने एक पुरातन सभ्यता की खोज की है, जिसे नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। चूँकि पहली खोज हड़प्पा में हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम 1925 में शुरू हुआ। अब देखिए, यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं कि मोहनजोदड़ो का खुदाई का काम कब से शुरू हुआ? 1925, डेट याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम 1925 में शुरू हुआ, जो 1931 तक चला। कब तक चला? 1931 तक। 1925 से 1931 तक, 1925 टू 1931 चला। 1947 में बंटवारे के बाद, देखिए जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, तो 1947 में बंटवारे के बाद ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। आगे चलकर हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में बहने वाली घंगर हाकरा नदी के किनारे कई साइट्स मिली। ऐसा भी माना जाता है कि जो घंगर और हाकरा असल में सरस्वती नदी थी, जिसका वर्ण पौराणिक ग्रंथों में मिला है। और बहरहाल साल यानी कि 2002 तक हड़प्पन सभ्यता की 1000 से ज़्यादा साइट्स खोजी जा चुकी है, यानी कि 1000 से ज़्यादा साइटों पर पुष्टि हो चुकी है कि ये हड़प्पा सभ्यता की जो थी कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता थी। 2008 की एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें से 616 साइट्स भारत में हैं, यानी कि जो 1000 साइट्स खोजी जा चुकी है हड़प्पा की, उसमें से 616 साइट्स भारत में है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत कितना पुराना होगा और सबसे सभ्य और जो है कि महानगर हड़प्पा में पाए गए हैं और अधिकतम नगर भारत में थे। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की सभ्यता कितनी पुरानी होगी। जबकि 406 जो हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में हैं। तो पाकिस्तान भी पहले भारत में ही था, आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा। तो लगभग भारत में ही ये पूरा जो है कि सभ्यता पाई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के 5 शहर प्रमुख हैं। 5 शहर कौन कौन से प्रमुख हैं? तो ये बहुत बार पूछा भी जाता है और पूछा भी जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 5 शहरों के बारे में बताइए। तो पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है धौलावीरा, अगला है गनेरीवाला और राखीगढ़।
तो आपको पता होना चाहिए। चलिए समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों से हमें तब के मनुष्यों के बारे में क्या पता चला, यानी कि तब मनुष्य कैसे रहते थे और कैसे वो अपना गुजर बसर करते थे। इस सभ्यता से हमें उनके बारे में क्या पता चला। इसके अलावा 3 सवालों के जरिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई? आज से करीब 5000 साल पहले लोग कैसे रहते थे? और तीसरा सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ? क्योंकि ये शहर खंडरों में तब्दील हो गए, यानी कि खंडर मिले, यानी कि यहाँ एक विकसित सभ्यता रहती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई? पहले इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई। तो शुरू करते हैं। पहले सवाल से, सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए जिन साइट्स की खुदाई हुई उनमें से एक का नाम है मेहरगढ़। ये साइट बलोचिस्तान में है। इसका समय जो है कि 7000 से 5500 ईसा पूर्व माना जाता है। इसी काल की एक साइट भारत में भी है, भिरडाना, जो फतेहाबाद ज़िले में पड़ती है। इन दोनों साइट्स का समय न्यूथलिक पीरियड यानी नवपाषाण काल का माना जाता है। आसान शब्दों में वो समय जब इंसान ने खेती करना शुरू कर दिया था। इसे पूर्व हड़प्पा काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में सभ्यता की शुरुआत नहीं हुई थी, बस छोटी छोटी बस्तियों का निर्माण हुआ था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि जब छोटी छोटी बस्तियों का निर्माण हुआ था और इंसान ने लगभग खाने की खोज करी ही थी, और तब इतना विकसित शहर होना कितनी बड़ी बात है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रकार से तब इतना विकसित और सभ्य शहर होना, वो भी उस समय में कि जब इंसान ने ढंग से खाने की खोज भी नहीं करी थी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही रहस्य की बात है। हड़प्पा या सिंधु घाटी में सभ्यता पनपी ईसा पूर्व से कब? 33 साल पहले, जब पहाड़ी इलाकों में लोग मैदानों की तरफ आए। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले सबसे पहली सिल्स भी इसी समय की है। तो पहली सेल्स जो मिली है वो इसी समय की है। सिंधु और घंगर, खागरा सहित बाकी नदियों के किनारे का इलाका बहुत उपजाऊ था, इसीलिए इन नदियों के किनारे लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। इस समय तक लोगों ने मटर, तिल और कपास की खेती शुरू कर दी थी। मटर, तिल और कपास की खेती शुरू कर दी थी। फिर 2600 ईसा पूर्व यानी कि 2600 ईसा पूर्व आते आते नगरों की शुरुआत हुई। इस काल में लोगों ने बड़ी बड़ी दीवारें और चार दीवारी बनाकर अनाज के भंडारण की प्रक्रिया शुरू कर दी। मिट्टी के बर्तन बनाना भी अब शुरू हो चुका था, यानी कि तब मिट्टी के बर्तन भी बनने शुरू हो चुके थे। और 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के समय को सिंधु घाटी सभ्यता का स्वर्णिम काल माना जाता है। इस काल के जो अवशेष मोहनजोदड़ो सहित बाकी साइट्स पर मिले, चलिए उनके बारे में जानते हैं कि जो अवशेष उस समय के थे, जो कि मोहनजोदड़ो और बाकी साइट्स पर मिले। पहला था टाउन प्लानिंग, यानी कि एक विकसित शहर की प्लानिंग, टाउन प्लानिंग। तो पुरातत्ववादियों के अनुसार मानव सभ्यता 6 अलग अलग स्थानों पर स्वतंत्र रूप से उभरी। इनमें से 4 प्रमुख हैं: सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खास बात यह है कि ये सभ्यता बड़ी और सबसे बड़े इलाके में फैली सभ्यता थी, यानी कि सबसे विकसित शहरों में से और सबसे बड़े इलाकों में फैली सभ्यताओं में से एक थी। इस अपने शीर्ष पर सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव लगभग 10 लाख किलोमीटर के इलाके में था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव अपने क्षेत्र में कितना था? तो 10 लाख किलोमीटर का था। याद रखिएगा, लगभग 10 लाख किलोमीटर, जिसमें लगभग 50 लाख लोग रहते थे। कितने लोग रहते थे? 50 लाख लोग, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो आप यहाँ पर तस्वीर भी देख सकते हैं, ये हड़प्पा की तस्वीर है और इस प्रकार के जो है कि खंडर वहाँ प्राप्त हुए हैं खुदाई में।
अलग अलग हड़प्पन इलाके एक मुख्य नगर के इर्द गिर्द बनाए गए थे, यानी कि जो छोटे छोटे नगर थे वो एक मुख्य नगर के आसपास बनाए गए थे। नगर का निर्माण भी एक विशेष प्लानिंग के तहत हुआ था, यानी कि लगभग आर्कियोलॉजी का यहाँ सटीक प्रयोग किया था, वो भी उस जमाने में। हर शहर के दो हिस्से थे, एक ऊपरी गढ़ और एक निचला गढ़। ऊपरी गढ़ में सभी मुख्य इमारतें होती थी, मसलन गोदाम जिसमें अनाज का भंडार किया जाता था। उस ऊपरी गढ़ को जमीन से कुछ ऊंचाई पर बनाया जाता था, जिससे चारों तरफ से चार दीवारी होती थी, यानी कि एक ऐसे इलाके में रखा जाता था अनाज पूरे शहर का कि जहाँ थोड़ी ऊंचाई हो और पानी और बाकी चीज़ें उसे नुकसान ना पहुंचा पाए। इसके बाद निचला गढ़ भी चार दीवारी से घिरा होता था। ये मुख्य शहर था जहाँ लोग रहते थे और इसे ब्लॉक्स के आकार में बनाया जाता था, यानी कि इसे लगभग वर्ग के आकार में बनाया जाता था। ब्लॉक्स के बीच से सड़कें निकलती थी, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर के आसपास होती थी, लगभग 2 बैलगाड़ियों के निकलने की जगह के बराबर। इसके अलावा घरों के बीच से छोटी छोटी गलियां निकलती थी। शहरों के निर्माण के लिए ईंटों का इस्तेमाल होता था। शहर की नींव में मिट्टी में पक्की ईंटें लगती थी और दीवारों पर कच्ची। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी विकसित सभ्यता होती होगी कि जहाँ एक घर से दूसरे घर के बीच में लगभग 10 मीटर की सड़क है, प्लस छोटी छोटी गलियाँ बनी हुई है और नींव में पकाई हुई ईंटें जो हैं कि प्राप्त हुई हैं। जिस सभ्यता यानी कि जिस काल में मनुष्य ढंग से खाना नहीं जानता था, उस काल में इतनी विकसित सभ्यता का होना, यह लगभग आश्चर्य की ही बात है। इन ईंटों की गुणवत्ता किस कदर होती थी, उसके लिए एक किस्सा सुनिए। जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की गई तो धीरे धीरे यहाँ से ईंटें गायब होने लगी। पता चला कि जो कॉन्ट्रैक्टर ब्रिज आदि बनने में इसका इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों ने भी इन ईंटों को अपने घरों में लगाने के लिए ले गए। तो यहाँ से जब खोज हो ही रही थी तो इतना ये पूरा कवर्ड एरिया नहीं था, ये सरकार के अधीन नहीं था, तो उस समय कई कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से ईंटें ले जाने लगे अपने साइट्स पर और कई स्थानीय लोग भी अपने घरों में इन ईंटों का उपयोग करने लगे जैसे जैसे इसकी खुदाई होती गई। तो जब ये संरक्षण में आया तो तब से यहाँ कोई भी छेड़खानी नहीं करता है। नगर की चार दीवारी बनाने में विशेष ध्यान दिया जाता था। विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि मोहनजोदड़ो और धौलावीरा में बनी चार दीवारी की सिर्फ नींव बनने में 10,000 मजदूरों को 400 दिन तक काम करना पड़ा होगा, यानी कि केवल धौलावीरा की दीवार बनने में ही 10,000 मजदूरों को 400 दिन तक काम करना पड़ा होगा। ये चार दीवारी दुश्मन से बचने के लिए नहीं बनाई जाती थी, बल्कि इन्हें बनाया जाता था ताकि बाढ़ का पानी अंदर न आए। बाढ़ से बचने के लिए अनाज के भंडारण को ऊपर वाले गढ़ में बनाया जाता था ताकि पानी बढ़ने पर अनाज सूखा रहे। तो जैसा कि मैंने आपको पहला बताया कि अनाज को ऊपर रखा जाता था, क्योंकि ये नदी किनारे बसा हुआ राज्य था, एक नदी किनारे बसी हुई सभ्यता थी, इसीलिए यहाँ बाढ़ वगैरह का अधिक खतरा माना जाता है और कहीं ना कहीं इसके समाप्त होने की भी यही कारण है। तो अनाज को ऊपर रखा जाता था ताकि सबके भरण पोषण के लिए प्रॉपर अनाज मिल पाए और अनाज बाढ़ के समय में, बरसात के समय में सूखा बना रहे। अगला है कि एक खास बात ये भी है कि इन शहरों में राजमहल या किसी विशेष इमारत के निशान नहीं मिलते। इससे पता चलता है कि ये सभी लोग लगभग समान परिस्थितियों में रहते थे। कांस्य युग की बाकी किसी सभ्यता में ऐसा नहीं दिखाई देता। मिस्र में फ़ैरो हुआ करते थे जिनके लिए विशेष इमारतें का निर्माण होता था। पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं
कि विशेष लोगों को मरने पर भी विशेष ट्रीटमेंट मिलता था। दोनों मेसोपोटामिया वगैरह में आपने देखा होगा। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। मिस्र की सभ्यता में आपने देखा कि लोगों को विशेष जो है कि दर्जा मिला है मरने के बाद भी, यानी कि उनका जो पिरामिड वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह बनाया गया है। पर हड़प्पा सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे समान आकृति के मकान मिले हैं और सभी को समान इसमें माना गया था। यानी कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं माना गया कि एक राजमहल बना हो और वो सभी पे कंट्रोल करता हो। इससे यह पता चलता है कि यह सभी लोग जो थे कि एक समान परिस्थिति के लोग थे और समान लोग थे। यानी कि इनमें ऊंच नीच की भावना नहीं होती होगी, क्योंकि होती होगी तो फिर किसी का घर बड़ा किसी का छोटा या फिर राजमहल वगैरह ऐसी प्रजातंत्र वाली व्यवस्था यहाँ नहीं मिली है जैसे कि अन्य जगहों पर मिली है। अगला जो देखते हैं, अगला पॉइंट हम, कि सिंधु घाटी सभ्यता दूसरों से कैसे अलग थी। कि दूसरी सभ्यताएं मिली है जैसे मिस्र की सभ्यता वगैरह, तो उनसे ये कैसे भिन्न है इस बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बाकी सभ्यताओं के मुकाबले कुछ ऐसे अंतर भी हैं। मसलन बाकी सभ्यताओं में एक केंद्र या राजा के हाथ में शक्ति होती थी, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। कानूनी अर्थव्यवस्था और व्यापार सब राजा के कंट्रोल में होता था। हर सभ्यता में एक क्लास हायरार्कर होते थी। अभिजातीय वर्ग और अन्य वर्ग की शक्तियों और रहन सहन में खास अंतर था। इस प्रकार हर राज्य का एक धर्म भी निश्चित था और धर्म की भी अपनी जो है कि हायरार्की होती थी। पुरोहितों के लिए भवन बने होते थे। विशालकाय मंदिर या धार्मिक संरचनाओं का निर्माण होता था। हालांकि अधिकतम सभ्यताओं में सेना होती थी और गुलामी जैसी प्रथाएं भी चलती थी। तो ये आप मैप देख सकते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता का मैप है जो कि लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 BCE तक का है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता, यानी कि ना वहाँ कोई सैनिक प्रथा थी और ना वहाँ राजमहल बने थे। किसी राजधर्म के कोई संकेत नहीं मिलते, ना ही किसी धार्मिक संरचना के सबूत मिलते हैं। खुदाई में मिले अवशेषों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा मूल्य पानी और सफाई को दिया जाता था। यानी कि यहाँ की जो खुदाई का स्ट्रक्चर मिला है इसके अनुसार यहाँ सबसे ज़्यादा मूल्य जो दिया जाता था वो साफ सफाई को और पानी को दिया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान उसके सीवर सिस्टम और नालियों के नेटवर्क से होती है। हर घर में अपना एक बाथरूम होता था जिसमें टाइल्स लगी होती थी। तो आप देख सकते हैं कि इतना एडवांस स्ट्रक्चर उस समय बनाया गया था जिस समय कि इंसान खाना खाना सीख रहे थे, कि हर घर में नालियाँ बनी हुई है और जो है कि एक एडवांस सीवर सिस्टम बनाया गया है जो कि आज के समय में भी कई शहरों में आज के समय में भी नहीं है, अच्छे शहरों में नहीं है। बाथरूम में टाइल्स लगी होती थी जिसमें दीवार और ज़मीन को ईंटों पर टार लगाकर वाटरप्रूफ बनाया जाता था। बाथरूम में एक नाली निकलती थी जिससे पानी बाहर जाता था। ये पानी शहर के नीचे बने नालियों के नेटवर्क से मिलता था और ये नालियाँ उस पानी को शहर से बाहर ले जाती थी। यानी कि एक एडवांस सिस्टम इन्होंने बना रखा था। प्लम्बिंग और सीवर सिस्टम की ऐसी मिसाल किसी दूसरी सभ्यता में नहीं मिलती। सीवर सिस्टम इतना उन्नत था कि बहुमंजिला इमारत भी इससे कनेक्ट रहती थी। हर मंजिल से एक नाली दीवार के सहारे नीचे आती थी और अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम से मिलती थी। यानी कि सारे सीवर सिस्टम जो थे यहाँ अंडरग्राउंड बनाए जाते थे। यानी कि एक छोटे छोटे जो नालियाँ होती थी वो एक बड़ी नाली को कनेक्ट करती थी, एक बड़ी नाली उससे बड़ी नाली को कनेक्ट करती थी और इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम इनका बना हुआ था।
अब बात करते हैं द ग्रेट बाथ की, यानी कि आपने इससे बहुत से क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम में फेस करे होंगे, या फिर अगर आपने अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें आप इससे अपने जो है कि एग्ज़ाम्स में इस क्वेश्चन को फेस करेंगे। द ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पानी का मूल्य कितना था, इसका पता एक खास संरचना से चलता है। मोहनजोदड़ो का बड़ा जलकुंड, जिसे द ग्रेट बाथ कहा जाता है, इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ मोहनजोदड़ो के अवशेषों में मिला है और किसी साइट पर ग्रेट बाथ के निशान नहीं मिलते। इस ग्रेट बाथ की गहराई 2.4 मीटर है, जिसमें पक्की ईंटों से दीवार को वाटरप्रूफ बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये द ग्रेट बाथ की फ़ोटो है। इसकी जो गहराई है वो लगभग 2.4 मीटर है। तो आप देख सकते हैं द ग्रेट बाथ। जल कुंड के पीछे की तरफ एक कुआं है जिससे पानी भरा जाता था, और इसके सामने की तरफ निकासी का रास्ता है जिससे पानी बाहर निकलता था। इस बात को क्यों और किसके लिए बनाया गया था, इसको लेकर ठीक ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनुमान के तौर पर शायद इसका इस्तेमाल किसी सार्वजनिक प्रथा के रूप में होता था। तो आप देख सकते हैं ये द ग्रेट बाथ है और यह है द ग्रेट बाथ। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी शहरों में पानी के स्टोरेज की विशेष व्यवस्था की जाती थी। धौलावीरा साइट्स में शहर की चार दीवारी के आसपास 16 जल कुंड बने हैं जिसमें बाढ़ का पानी स्टोर किया जाता था। इसके अलावा हर शहर में कुओं का निर्माण भी किया जाता था जिसकी दीवारों पर ईंट लगाई होती थी, यानी कि ईंट से बने होते थे जो कुएं होते थे उनकी दीवारें। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में लोग काम क्या करते थे। अगर आप अपना जीवन बसर कर रहे हैं तो किसी न किसी रोजगार की आपको आवश्यकता है जीवन को यापन करने के लिए। मुख्यतः ये कृषि पर आधारित सभ्यता थी, यानी कि कृषि किया करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। इस दौरान अनाज के अलावा अदरक, हल्दी, जीरा, लहसुन ये सब भी पैदा किया जाता था। इसके अलावा बर्तन बनाने का काम भी मुख्य रूप से किया जाता था। इस दौरान लोग ऊंट, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली पालते थे और इस पशुधन का ट्रेंड भी होता था। ये आप देख सकते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिली सिल्स की तस्वीरें हैं। ट्रेंड के लिए नदियों के अलावा समुद्री रास्तों का भी उपयोग होता था। सिंधु घाटी में कई सिल्स मेसोपोटामिया की खुदाई में भी मिली थी, जिससे पता चलता है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार होता था। मेसोपोटामिया में तब सिंधु घाटी इलाके को मेलुहा नाम से जाना जाता था। सिंधु घाटी इलाके को किस नाम से जाना जाता था? मेलुहा। सिंधु घाटी की खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को हजारों सील मिली है। इन सील्स पर एक जानवर का चित्र और ऊपर कुछ निशान लिखे हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशेष लिपि का उपयोग होता था। लेकिन इस लिपि का मतलब क्या है, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग होने वाली भाषा को डिकोड क्यों नहीं किया जा सका, ये अपने आप में एक लंबी कहानी है। इसके लिए आगे के एपिसोड में हम जानेंगे, यानी कि आगे हम इसके बारे में वीडियो ज़रूर चलाएंगे कि इसको अभी तक डिकोड क्यों नहीं किया जा सका। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यानी कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जहाँ हर एक चीज़ का जो है कि सटीक उपयोग हुआ था और मानव जीवन के लिए इतना
अहम उन्होंने योगदान दिया था, जहाँ की विशेष रूप से इंसान का रहन सहन खान पान उन्होंने सही ढंग से विकसित किया था। तो इतनी बड़ी सभ्यता का अंत कैसे हुआ? 700 साल का खूब फैलने फूलने के बाद, 700 साल तक खूब फैलने फूलने वाला के बाद 1900 में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होना शुरू हुआ और 1300 साल के इसके सारे निशान खो गए। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों ख़त्म हुई, इसको लेकर अलग अलग थ्योरीज में एक थ्योरी है कि इन लोग और बाहर से आक्रमण हुआ, यानी कि इन लोगों पर बाहर से आक्रमण हुआ। हालांकि इस थ्योरी को लेकर कई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, यानी कि इस थ्योरी को लेकर कोई भी पुख्ता सबूत हमें नहीं मिल पाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये उस समय का इनका दफनाने का सिस्टम था। सिंधु घाटी के सभ्यता में खुदाई में मिले ये अवशेष। तो आप देख सकते हैं घड़ा है, पानी है और इस प्रकार से यहाँ रहते थे। एक दूसरी थ्योरी कहती है कि क्लाइमेट चेंज के चलते नदियों का पानी कम हुआ। मॉनसून में कमी के चलते घंगर हाकरा नदी सूखने लगी, जिसके चलते उपज में कमी आई। धीरे धीरे ट्रेंड ख़त्म हुआ और लोगों में आंतरिक कलह बढ़ने लगी। इसके बाद बीमारियों ने डेरा डाल लिया और लोगों को इस इलाके को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो कुछ लोग तो ये मानते हैं और कुछ लोग ये मानते हैं कि भूकंप की वजह से बनती है कि 2200 ईसा पूर्व में जो है कि धौलावीरा में ये भूकंप के सबूत मिले हैं। संभव है कि बढ़ते भूकंप के चलते लोगों ने इस इलाकों को छोड़ दिया हो। इसके अलावा एक जो थ्योरी है ये भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता एकदम से ख़त्म हुई, बल्कि लोग धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ते गए। यहाँ गंगा के मैदान खेती के लिए उपयुक्त थे, इसीलिए कुछ सदियों तक लोगों के पलायन का जो है कि सिलसिला चला और तब अधिकतम लोग भारत के दूसरे स्थानों में बस गए। तो सिंधु घाटी के आसपास का इलाका खाली हो गया और 1300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह ख़त्म हो गई। अब इसके जो है कि ख़त्म होने की, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विलय होने का, यानी कि ख़त्म होने का, नष्ट होने का कारण जो भी हो, इसका अभी पुख्ता पता तो नहीं चल पाया है। बाकी आज के इस वीडियो में हमने जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं वो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आप अगर इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली है, इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। और किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।